Okay, so we were solving questions on Newton's laws of motion. Let's move ahead with next question. So in the 14th question, हमको बोला है a bullet of mass 5 gram is shot from a gun of 5 kilogram. The muzzle velocity of the bullet is 500 meter per second. The recoil velocity of the gun is. So basically आपको पता होगा that when you shoot a bullet from a gun, द गन इज पुश्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो इसको जो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। और जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट होता है जब फायर किया तो वो जो वेलोसिटी होता है बुलेट का उसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। So do not get confused with what is muzzle velocity. Muzzle velocity is velocity of bullet when it is fired. Okay. तो now हमने ये ऑलरेडी देखा है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। सो वी हैव टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओवर हियर। तो हमको यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना होता है। तो इनिशियल मोमेंटम इज जीरो क्योंकि इनिशियली गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे थे, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम किसका? बुलेट का और गन का। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ गन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। ओके, तो दिस इज जीरो एंड दिस इज एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी। सॉरी फॉर दिस। या सो यू हैव फ्रॉम हियर हमको रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है। तो इट विल बी एम जी वी जी इक्वल टू माइनस एम बी वी बी। तो यू विल हैव वी जी इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन एम जी इंटू वी बी, राइट। तो नेगेटिव साइन टेल्स यू दैट द वेलोसिटी इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब गन इज पुश्ड बैक। तो मास ऑफ बुलेट यहाँ पे हमारे पास है 5 ग्राम, मतलब 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। मास ऑफ गन है 5 kg एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 500। तो 1 जा एंड 100 जा, तो यह आ जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड विद नेगेटिव साइन। ऑप्शन नंबर ए। So this is how you can solve this particular question. एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास m at rest explodes into 3 pieces, two of which of mass m/4 each are thrown off in perpendicular directions with velocities 3 meter per second and 4 meter per second respectively. The third piece will be thrown off with a velocity of। वेरी गुड क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से समझ लेना ये क्वेश्चन। हमारे पास एक बॉडी है विच एक्सप्लोड्स, और जब ये एक्सप्लोड हुआ तो इसके 3 पीसेस हुए, उसमें से 2 पीसेस जो है दे वेंट ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, राइट। तो टू ऑफ विच ऑफ मास m/4 ईच। तो लेट अस से ये पहला पीस है जिसका मास m/4 था। So here m/4 and here m/4. So piece number 1 and piece number 2 they were thrown off perpendicular to each other with mass m/4, right? And with velocities 3 meter per second and 4 meter per second. तो एक का वेलोसिटी 3 है, एक का वेलोसिटी 4 है। जो थर्ड पीस होगा, राइट, तो थर्ड पीस का वेलोसिटी कितना है ये पूछा है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि थर्ड पीस जहां भी जाए, वी डोंट रियली वरी अबाउट वेयर इट गोज, बट वो जहां भी जाएगा, जिस डायरेक्शन में भी जाएगा, लेट अस से इट गोज हियर और इट गोज हियर, ओके, वेयर एवर इट गोज। तो जो थर्ड पीस है ये पहले 2 पीसेस को देखो, पीस नंबर 1 एंड पीस नंबर 2,
ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो जो थर्ड पीस है बेसिकली दिस इज रिजल्टेंट ऑफ 1 and 2। क्यों? वेक्टर्स में हमने सीखा है, वेक्टर्स में हमने क्या सीखा है, वेक्टर्स में हमने ये सीखा है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उसका रिजल्टेंट जो होगा अलोंग डायगोनल होगा, तो थर्ड पीस इज अलोंग द डायगोनल। या फिर मैं ऐसा भी बता सकता हूं इस चीज को, आई विल ड्रॉ अ वेक्टर लाइक दिस, ये थर्ड का है, ओके, दिस इज थर्ड पीस एंड देन आई कैन से लेट्स ड्रॉ अ वेक्टर ओवर हियर, और ये जो वेक्टर है ये सेकेंड पीस के वेक्टर को पैरेलल है, तो फिर आप बाद में बोल सकते हो कि पाइथागोरस थ्योरम भी हम अप्लाई कर सकते हैं। गुड, तो यस दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, आपको ये पता होना चाहिए इन दिस केस दैट थर्ड पीस इज अलोंग द डायगोनल, तो ये थर्ड पीस है। बाय द वे टोटल मास कितना था? m था, तो टोटल मास m जो था, अभी बॉम्ब है हमारे पास, वो फट गया, तो जितना भी मास रहा होगा बॉम्ब का वो तीनों पीस ले जाएंगे ना, तो टोटल मास m इज m1 प्लस m2 प्लस m3, तो m3 आपको मिल जाएगा कैपिटल M माइनस m1 माइनस m2, तो यह आ जाएगा कैपिटल M माइनस m1 इज m/4 एंड m2 इज m/4, तो ये m माइनस m/2 आ गया आपका, तो ये आ गया m/2। तो थर्ड पीस का जो मास है जो m3 है ये m/2 है, ओके तो थर्ड पीस का जो मास है ये m/2 है। गुड, अब हमको वेलोसिटी v3 फाइंड करनी है, तो एज आई टोल्ड यू पहले पीस का मोमेंटम p1 रहा होगा, दूसरे का मोमेंटम p2 होगा, तीसरे का मोमेंटम p3 होगा, तो as we see from this diagram that p3 is resultant of p1 and p2, therefore p3 is equal to under root of p1 square plus p2 square, right? तो p3 is resultant of p1 square and p2 square, है ना, तो इट इज सिंपल, सो p3 मतलब मोमेंटम, मोमेंटम क्या है m3v3, और ये है m1v1 प्लस m2v2, और इन दोनों का स्क्वायर m2v2 स्क्वायर, ओके, तो ये आपका आ गया m3v3 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1v1, m1 क्या है आपका, हमारे पास m1 की वैल्यू है m/4, v1 इज 3 उसका स्क्वायर प्लस m2 इज m/4, v2 इज अगेन 4 उसका स्क्वायर, कैंसल कैंसल, और m3 हमने फाइंड किया m/2 है, तो m/2 v3 इक्वल टू इसका स्क्वायर कर लेंगे एंड हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो दिस इज सिंपल थिंग, दिस इज 3/4 मतलब 9/16 m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा m/2 v3 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 m स्क्वायर बाय 16, तो m/2 v3 इक्वल टू 5m/4, 1 जा and 2 जा, m कैंसल, 5/2 is 2.5, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि एक बॉम्ब है जिसका मास m था, वो एक्सप्लोड हो गया, 3 टुकड़े हो गए उसके, 2 एक दूसरे को परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो तीसरा अलोंग द डायगोनल जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको रिजल्टेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो थर्ड piece will have momentum which is resultant of momentum of first and second, मतलब p3 is under root of p1 square plus p2 square, that's it। फिर हमको मोमेंटम का फॉर्मूला पता है और हमने टोटल मास से m3 निकाल लिया m/2, उसके बाद तो सारा मैथमेटिक्स ही है यहाँ पे, सो देन यू हैव टू सॉल्व दोज नंबर्स, आपको सॉल्व करने हैं, v3 विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
at a certain instant of time, the mass of rocket going up vertically is 100 kilogram. If it is ejecting 5 kilogram of gas per second at a speed of 400 meter per second, the acceleration of the gas, sorry, of the rocket would be. तो अगर आपको याद होगा, हमने रॉकेट प्रोपल्शन का थ्योरी देखा था. मैं थोड़ा सा स्लाइटली रिपीट कर देता हूं. तो इन केस ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन थ्योरी, तो रॉकेट प्रोपल्शन थ्योरी जो था उस केस में इनिशियल मास was m0, क्योंकि इनिशियल मास जो था वो मास ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ गैस था, राइट. एंड लेटर ऑन जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा तो वो गैस इजेक्ट करना स्टार्ट करेगा. तो वो जो गैसेस इजेक्ट कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम whatever the mass will be left will be denoted by m. तो m जो है वो इंस्टेंटेनियस मास है और m0 जो है वो इनिशियल मास है. और ये जो गैसेस इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकेंड, इट वाज डिनोटेड बाय dm by dt. तो dm by dt था आपका गैसेस इजेक्टेड पर सेकेंड, मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ मास. तो वो आपको दिया है, उन्होंने बोला है 5 kg पर सेकेंड इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ मास. एंड द स्पीड विथ विच गैसेस आर कमिंग आउट, अगर आपको याद होगा तो हमने u से डिनोट किया था, डिनोटेड बाय u, व्हाट स्पीड ऑफ गैसेस कमिंग आउट. And if you remember theory, in theory class, I told you that acceleration of a rocket turns out to be u by m dm by dt minus g. ये हमारा फॉर्मूला था एक्सेलरेशन के लिए. u हमको दिया है 400, मास आपको दिया है 100, dm by dt आपको दिया है 5 और g की वैल्यू 9.8. उन्होंने 10 लेने के लिए बोला, तो लेट अस टेक 10. दिस इज सिंपल, क्योंकि ये आएगा आपका 4 into 5 20 minus 10 is 10. तो acceleration of rocket is 10 meter per second square. So it is so simple question. सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. That's it. Only important thing was to know what is the formula of acceleration of a rocket at any instant of time. Next question. Three weights A, B, and C of mass 2 kilogram each are hanging on a string passing over a fixed frictionless pulley as shown in the figure. The tension in the string connecting weights B and C is. Tension in the string connecting weights B and C. ऐसे type of question में सबसे पहले you need to identify that there are two different strings. So when there are two different strings, मैं मान लेता हूं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 होगा और यहाँ पे टेंशन T1 होगा एंड यहाँ पे भी टेंशन T1 होगा. यहाँ पे वेट है mg. और बाय द वे, क्योंकि सारे के सारे जो ब्लॉक्स है सबका मास सेम दिया है, तो ये 2g वेट है. ओके, एंड लेट मी कॉल दिस एज m1 just for the sake of simplicity. m1, m2, m3, even though all are same. So now इसके सॉल्व करने के दो मेथड्स है. एक है कंप्लीट सॉल्यूशन और एक है वाया ट्रिक. तो पहले मैं बताता हूं कि हाउ टू डू इट वाया कंप्लीट सॉल्यूशन. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इन दिस केस कि एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं. जब पुली का केस हो तो एक्सेलरेशन हम ऐसा फाइंड करते हैं, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. नेट फोर्स, ओवरऑल फोर्स यहाँ पे ज्यादा है ना. ओवरऑल जो फोर्स है, क्योंकि m2 प्लस m3 है ना, तो ओवरऑल सिस्टम नीचे जाएगा यहाँ पे और ए ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा. तो ऊपर कौन जाएगा? ए ब्लॉक. नीचे कौन आएगा? बी और सी ब्लॉक. तो नेट फोर्स कितना होगा? m2g प्लस m3g माइनस m1g. दिस इज नेट फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स. तो जो दो ब्लॉक्स मोशन को डोमिनेट कर रहे हैं डाउनवर्ड,
और एक है जो अपवर्ड जा रहा है, तो नेट फोर्स इज डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड अपॉन टोटल मास। तो पता ही है आपको m1 plus m2 plus m3। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट एक्सेलरेशन। ओके, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे उन्होंने क्लियर बोला है कि 3 इक्वल वेट्स, मतलब m2 m3 और m1 सब इक्वल ही है। तो मैं लिख सकता हूँ 2g plus 2g minus 2g अपॉन 2 plus 2 plus 2 6। तो a मिल गया आपको यहाँ पे 2g/6, तो ये मिल गया a आपको g/3। तो एक्सेलरेशन आपके पास है g/3। ओके, सो a इज इक्वल टू g/3 आ गया आपके पास। नाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज टेंशन, you have to apply free body diagram for this particular object. So I'll give you a few minutes to apply. Okay, for this particular block, क्योंकि देखो how to solve this question is very important. हमको टेंशन कहाँ निकालना था, हमको टेंशन बोला था बिटवीन बी एंड सी। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन बी एंड सी। तो व्हाट इज इजीएस्ट थिंग टू डू इज कि पहले आप सी ब्लॉक का एफ बी डी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो सी ब्लॉक के लिए ऊपर टेंशन है T2, नीचे है M3G और ओवरऑल बॉडी नीचे जा रहा है तो M इंटू ए। कौन सा M? M3A। क्यों M3A? क्योंकि मैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका देख रहा हूँ, मैं सी ऑब्जेक्ट का देख रहा हूँ। इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस केस में तीनों के तीनों ब्लॉक्स का मास सेम है, राइट। तो नाउ फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको बताया था यहाँ पे ओवरऑल ओवरऑल मोशन डाउनवर्ड्स है। तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स ऐसा लिखते हैं इक्वल टू m3a। ऐसा लिखा जाता है क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स करना पड़ता है हमको। तो आपको मिल जाएगा T2 इक्वल टू m3g माइनस a, राइट। तो T2 इक्वल टू M3 तो 2 किलोग्राम है, G की वैल्यू आपके पास 9.8 है, A की वैल्यू। ओके, सो इंस्टेड मैं लिखता हूँ G माइनस A इज G/3। तो वो वैल्यू हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 2 G में से G/3 गया तो 2G/3 बचता है। तो ओवरऑल आपके पास है 4G/3, राइट। तो 4G/3 G की वैल्यू डालो, सॉल्व करो, done. So when you substitute value of G here, right, 9.8 मतलब 4 by 3 into 9.8. This is roughly 1 जा and 3.3 जा, 3.3 into 4, right? तो roughly ये 13 न्यूटन के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, रफ। Okay, so you should get roughly 13 न्यूटन आंसर, right? तो ओवरऑल हमने क्या किया मैं बता देता हूँ। हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड करते हैं नेट फोर्स अपॉन टोटल मास से। नेट फोर्स m2 और m3 ये ब्लॉक की वजह से सिस्टम नीचे आ रहा है और जो ए ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है। तो नेट फोर्स इज m2g प्लस m3g माइनस m1g अपॉन टोटल मास। ये आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर हमने सिर्फ सी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। जिनको फ्री बॉडी डायग्राम पता नहीं है मैं बता देता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम में आप जिस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वही ड्रॉ करना होता है। सराउंडिंग में जो कुछ भी होगा हटा देना वहां से। तो सी ब्लॉक पे दो फोर्सेस थे, टेंशन T2 अपवर्ड्स और M3G डाउनवर्ड्स। ओवरऑल सी ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू अपवर्ड फोर्स। तो M3G माइनस T2 इक्वल टू M3A आप ऐसा लिखोगे and then you solve it and finally you have your answer. Now as I told you कि ट्रिक क्या है, हाउ कैन आई मेक इट सिंपल। तो कैसे सिंपल हो सकता है ये, तो ये सिंपल ऐसे होगा। टू स्टार्ट ऑफ विथ हमको पहले क्वेश्चन में क्या बोला है एग्जैक्टली वो समझ लेना है। टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन बी एंड सी, तो मैं सीधा सीधा स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, मतलब सी ब्लॉक से। तो मैं अगर सी ब्लॉक पे देखूंगा तो सी ब्लॉक पे M3G डाउनवर्ड फोर्स, टेंशन T2 अपवर्ड फोर्स, ओके, और ओवरऑल बॉडी नीचे जा रहा है कौन सा, सी ब्लॉक, तो M3A, राइट, करेक्ट। तो नीचे जा रहा है
तो मैंने पहले ही बताया था कि व्हेन द सिस्टम गोज डाउन, डायरेक्टली आप लिख सकते हो T2 इक्वल टू M3, जो मास नीचे आ रहा है वो मास G माइनस A। अगर सिस्टम ऊपर जा रहा होता तो G प्लस A, अगर सिस्टम नीचे आ रहा है तो G माइनस A, या डायरेक्ट था। तो मुझे तो फ्री बॉडी डायग्राम भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, नो नीड। हमने बोला कि ब्लॉक सी की अगर बात करेंगे तो ब्लॉक सी नीचे आ रहा है तो T2 इज M3G माइनस A डायरेक्टली। और क्योंकि मुझे पता है A है नेट फोर्स, तो मैं लिखूंगा F नेट अपॉन टोटल मास। और मुझे पता है कि M3 भी 2 किलोग्राम है, और नेट फोर्स यहाँ पे 2 kg और यहाँ पे 2 kg, मतलब B और C का 2 प्लस 2 4G माइनस ए ब्लॉक का 2G, तो 4G माइनस 2G अपॉन टोटल मास जो है वो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 है। देखो बी और सी ये मास मिला के सिस्टम को नीचे ले जा रहा है और ऊपर जा रहा है ए, तो 4G माइनस 2G नेट फोर्स हो गया अपॉन टोटल मास है तीनों का मिला के 2 प्लस 2 प्लस 2 6। तो आपको मिल गया T2 इक्वल टू 2G माइनस 2G बाई 6, कैंसल कैंसल, G माइनस G बाई 3, तो T2 इक्वल टू 2, ये आ जाएगा आपका आफ्टर सॉल्विंग 2G बाई 3, आ गया सीधा सीधा वापस से 4/3 इंटू जी, 4/3 इंटू 9.8, तो ये आ गया आपका 13 न्यूटन का फोर्स। डन। तो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू masses 2 kg and 3 kg are attached to the end of the string passed over a pulley fixed at the top. The tension and acceleration are. So you have two masses, 2 kg and 3 kg, they're attached to the end of the string. Okay, so let us take a string over here. ये तो simple question है, तो ये string ऐसा जाएगा and you have this has 3 kg mass and this has 2 kg mass. Okay, so आपको टेंशन एंड एक्सेशन निकालना है। दिस इज ओरल क्वेश्चन, कैसे? तो बाय द वे यू कैन फोकस ऑन एनी ऑफ दिस टू ब्लॉक्स, क्योंकि दोनों में टेंशन सेम ही रहेगा, एक ही स्ट्रिंग है। तो हमको तो सबसे पहले पता है कि एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कितना? 3G, क्योंकि इस पे 3G लगेगा और इस पे 2G लगेगा। ये नीचे आ रहा है विथ एक्सेशन ए, ये ऊपर जा रहा है विथ एक्सेशन ए, तो 3G माइनस 2G, ये नेट फोर्स आ गया अपॉन टोटल मास 3 प्लस 2 5, तो G प्लस 5 आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी में से एक होगा। टेंशन, अभी जब टेंशन फाइंड करते हैं तो यू हैव टू टेक एनी बॉडी, यू कैन टेक 2 kg बॉडी। अगर आप 2 kg बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो तो 2 kg ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो T इक्वल टू M1, क्योंकि M1 है, ये M2 है, M1 G plus A, when the body is going up, G plus A always, M1 है 2, G plus G by 5, तो ये आपका आ जाएगा 2, 5G plus G 6G by 5, तो ये आपका आ जाएगा 12G by 5। तो टेंशन P आ गया 12G by 5, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं 3 kg पे अप्लाई करता तो भी आंसर वही आता, कैसे? M2G माइनस A, क्योंकि जो 3 kg का ब्लॉक है वो नीचे आ रहा था, तो M2G माइनस A, और ये है आपका 3G माइनस A, G माइनस G बाय 5, तो ये आएगा आपका 3, 5G माइनस G इज 4G बाय 5, तो वापस से आ गया 12G बाय 5। तो डजंट मैटर ऑन विच बॉडी यू आर अप्लाइंग फ्री बॉडी डायग्राम, तो आंसर आपका सेम ही आने वाला है। वन ऑफ माई फेवरेट्स, क्योंकि बहुत इजी तरीके से सॉल्व होता है। यू हैव 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी वेइंग 1, 8 एंड 27, तो 3 ब्लॉक है, ए का वेट 1, बी का वेट 8 और फिर 27।
They are connected as shown in figure with an inextensible string and they are moving on smooth surface. T3 मतलब some force, there is some force which is equal to 36 न्यूटन, ये पुलिंग फोर्स है. सो जो ब्लॉक्स है दे आर बीइंग पुल्ड. हमको T2 बोला है. मैंने आपको बताया था एक बार कि अगर आपको T2 फाइंड करना है, ओके, यू वांट टू फाइंड आउट T2, तो T2 फाइंड कैसे करेंगे? तो T2 फाइंड करने के लिए उसके पीछे कितना मास है वो देखो, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन 3 स्टेप में भी होता है, ये सेम क्वेश्चन 10 स्टेप में भी होता है. तो T2 के पीछे कितना मास है वो देखो, ma प्लस mb, और उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो. तो ma प्लस mb एक्सेलरेशन यहाँ पे होता है ड्राइविंग फोर्स, पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, और टोटल मास है आपका ma प्लस mb प्लस mc. तो T2 इज इक्वल टू ma प्लस mb, 1 प्लस 8, 36 न्यूटन का फोर्स था अपॉन 1 प्लस 8 प्लस 27. तो ये आ गया आपका 9, 1 प्लस 8, 36 अपॉन 36, कैंसल कैंसल, तो 9 न्यूटन का फोर्स है आपके पास. तो है कि ऑप्शन में होना ही चाहिए. तो दिस इज एक्चुअली इट कैन बी सॉल्व वेरी, आई मीन ओरली. तो अगर T1 बोला होता, तो T1 बोला होता तो इजी है. T1 बोला होता तो उसके पीछे कितना मास है, m1 ma इंटू a, और a तो हमने अभी देखा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 36/36. तो T1 कितना आएगा फिर? T1 आएगा 1 इंटू 1 मतलब 1 न्यूटन. तो हमेशा टेंशन फाइंड करते वक्त उस रस्सी के पीछे कितना मास है वो देखो, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. ओके, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Three solids of masses m1, m2, and m3 are connected with weightless string in succession and are placed on a frictionless table. If m3 is dragged with a force T, the tension in the string between m2 and m3 is. वही क्वेश्चन, मतलब ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है. कैसे? आपको क्या बोला है? यू हैव 3 masses m1, मान लीजिए m1 है ब्लॉक, then you have m2 and then you have m3. ऐसे 3 ब्लॉक्स हैं हमारे पास. ओके, सो लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. सो आई डोंट केयर फॉर ड्राइंग एनीवेज. तो उन्होंने बोला है कि m3 को आप ड्रैग कर रहे हो विथ टेंशन T, और यहाँ पे m2 और m3 एक स्ट्रिंग से, m1 और m2 एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, राइट. m2 और m3 के बीच में टेंशन निकालना है, मतलब यहाँ पे T2 फाइंड करना है. वापस वही T2 इक्वल टू T2 के पीछे कितना मास, कितना मास, m1 प्लस m2 मास इनटू इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स. यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? T है, डिवाइडेड बाय टोटल मास. टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2 प्लस m3 है. हो गया ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व. m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इनटू टेंशन T आ गया ऑप्शन नंबर सी. So this is how you can solve this particular question. It is so simple. Next question. Again, same type of question. 3 blocks of masses m1, m2, and m3 are connected by massless strings as shown on the frictionless table. If they are pulled with force T3, which is 14 Newton, तो ये 14 Newton का force है. M1 है 10 kg, m2 है 6 kg और m3 है 4 kg. द टेंशन T2, यहाँ पे टेंशन T2 पूछा है तो वापस से सेम. तो T2 will be m1 plus m2 into acceleration. m1 is 10, m2 is 6, acceleration is driving force upon total mass, मतलब m1 plus m2 plus m3. तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट लास्ट स्टेप में करूंगा, तो हमको मिल जाएगा m1 is 10 plus 6, f is 40, 10 plus 6
प्लस 4, तो ये आ जाएगा 16 40/20, तो ये 1 जा ये 2 जा 32 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए। आ गया टेंशन T2 32 न्यूटन।